देन सोलिबिलिटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज मोलर सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी को हम मोलर सोलिबिलिटी कब कहेंगे बच्चों? जब 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए कितने मैक्सिमम अमाउंट में किसी भी सॉल्यूट के मोल्स को डिसोल्व कर पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर सोलिबिलिटी बोलेंगे, which gives the molar concentration of the substance in a saturated solution, that is mole per decimeter cube. Factor affecting द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो सॉल्यूशन की सोलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो पहले हमने बताया था नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डिजोल्व होगा। सेकेंड, उसके बाद में हमने पढ़ा था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी इसको अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करती है सोलिबिलिटी। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करती है सोलिबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है सोलिबिलिटी। हमने पहले अभी हमने बताया था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में ही हम ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट को डिजोल्व कर पाएंगे। तो उस कंडीशन को हम क्या बोले थे? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बताया था हमने। द प्रेशर हैज almost insignificant effect on the solubility of a solid in a liquid, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो उसको हम और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए जब हम सॉलिड को बच्चों जब हम किसी सॉलिड को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं तो उसके ऊपर अगर उसके ऊपर हम प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं तो उसकी सोल्युबिलिटी के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये ध्यान देना है बच्चों आपको। जब किसी भी सॉलिड को हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं, जैसे हम सॉल्वेंट हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे? वाटर ले लेते हैं, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूट को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो अगर हम उस कंडीशन में हम प्रेशर को बढ़ाते रहें और प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा लें तो उस सॉल्यूट की या उस सॉलिड की उस पानी के अंदर सोलिबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस आता है, इतना कम डिफरेंस आता है कि हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं। द प्रेशर हैज ऑलमोस्ट इन, ये हमने पढ़ लिया। फर्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं, नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सोलवेंट। तो ये कैसे इफेक्ट करते हैं सोलिबिलिटी को? तो हमने ये पढ़ा है बच्चों, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब जो जिस टाइप का सॉल्यूट होता है वो उसी टाइप के सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे सॉल्ट सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक, और तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर आराम से डिजोल्व हो सकता है। तो सॉल्ट है तो सॉल्ट के अंदर भी क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं, आयंस का फॉर्मेशन होता है। एवरी सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन ए गिवन liquid. In general, a solid dissolve in a liquid if the intermolecular attraction are similar in solute and the solvent. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर सेम है तो उस टाइप के सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सॉल्यूट आराम से डिजोल्व हो सकता है। मतलब सॉल्यूट के अंदर और सॉल्वेंट के अंदर आपस में क्या होनी चाहिए? अफेक्सिनिटी होनी चाहिए। मतलब उसके जो अगर पोलर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उसमें आयोनिक कंपाउंड को ही हम डिजोल्व कर पाएंगे। दिस इज अकॉर्डेंस विद बेसिक रूल द लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब जिस टाइप का सोल्यूट होगा वो उसी टाइप के सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। दिस इज अकॉर्डेंस, ये हो गया। दिस मीन्स द आयोनिक और पोलर को कंपाउंड्स डिजोल्व मोर रेडिली इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड very little soluble or almost insoluble in non-polar solvent like benzene, ether, carbon tetrachloride। तो जो पोलर या आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड का मतलब अभी हमने बताया था बेटा, एक एग्जांपल लिया था हमने सॉल्ट का। सॉल्ट इज आयोनिक कंपाउंड, तो ये आराम से डिजोल्व हो सकता है किसमें? पानी में आराम से डिजोल्व हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल हम इसको बोल सकते हैं। वेरी लेस सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन बेंजीन, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन ईथर, ऑल आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सारे क्या है बच्चों? नॉन पोलर सॉल्वेंट है।
तो जो पोलर सॉल्वेंट जो पोलर कंपाउंड होता है या जो पोलर सोल्यूट होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। तो ये लिखा है। सिमिलरली non-polar or covalent or organic compound are soluble in non-polar solvent like benzene, ether, carbon tetrachloride, but are very little soluble in water। इसी टाइप से जो नॉन पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर सब्सटेंस का मतलब जैसे बेंजीन को हमें डिजोल्व करना है, हमें किसी ईथर को डिजोल्व करना है, हमें एसीटोन को डिजोल्व करना है, ये सारे क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक सोलवेंट है एंड सॉरी ऑर्गेनिक सोल्यूट है। ये ऑर्गेनिक सोल्यूट किस में डिजोल्व होंगे बच्चों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होंगे। ये पानी के अंदर अगर हम इसको डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये डिजोल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल द कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड द शुगर dissolve readily in water and solubility of common salt in water is much more than that of the sugar। शुगर क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। सुक्रोज C6H12O11 सुक्रोज इज ए कोवलेंट कंपाउंड, ये कोवलेंट कंपाउंड है बच्चों। तो ये पानी में इतना ज्यादा रेडिली डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड पानी के अंदर बहुत ज्यादा डिजोल्व होते हैं। द solubility ऑफ दिस solute in the water are 5.3 मोल पर लीटर एंड 3.8 मोल पर लीटर। इसका मतलब जो सोल्ट है बच्चों NaCl वो 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर 100 ग्राम पानी ले ले तो उसमें 5.3 मोल सॉल्ट को हम डिजोल्व कर पाएंगे। 5.3 मोल ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर while only 3.8 मोल ऑफ शुगर कैन बी डिजोल्व इन वन 1 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे मोल पर लीटर में दिया हुआ है। तो 5.3 मोल ऑफ sodium chloride can be dissolved in 1 liter of water while only 3.8 mole of sugar can be dissolved in 1 liter of water। However, naphthalene and anthracene, these are the organic compound, they are not soluble in water, they are insoluble in water। On the other hand, naphthalene and anthracene dissolve readily, can be dissolved readily in benzene but sodium chloride and sugar not। तो एंथ्रेसीन और नेप्थलीन ये क्या बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आराम से बेंजीन के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, क्योंकि बेंजीन भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेप्थलीन एंथ्रेसीन ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही सोल्यूबल होंगे और आयोनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमने पहले ही बताया जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम जनरली क्या होता है, किसी भी सोल्यूट को हम सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करना चाहते हैं तो अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों तो उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये सीधा फैक्ट है जो मैक्सिमम सोल्यूट के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। मतलब जिससे कि अगर हम किसी भी सोल्यूट को वाटर के अंदर हम डिजोल्व करते हैं तो ये जो प्रोसेस है बच्चों ये क्या है, कौन सी टाइप की ये रिएक्शन है, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों। किस टाइप की रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है, जैसे हम एक वो सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम पानी के अंदर हम शुगर को ऐड करते हैं तो पानी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह से हम गर्म चाय के अंदर अगर हम शुगर ऐड करते हैं तो शुगर जो टी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि शुगर पार्टिकल्स को, शुगर के मॉलिक्यूल्स को, शुगर के क्रिस्टल्स को टी के अंदर डिजोल्व होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से लेता है, हॉट टी से एनर्जी लेता है। तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है बच्चों ये क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाती है, अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल। According to Lee Sedley principle, if the process is endothermic and if we apply heat, then the reaction will go in forward direction। अगर इस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी उस सोल्यूट की पानी के उस सोल्युबिलिटी सोलवेंट के अंदर बढ़ेगी। तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट अगर हम इसको हीट देते हैं तो क्या होगा,
जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इसके लिए डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, प्रोसेस कैसा है बच्चों, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम हीट को बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। Since these substances absorb heat on forming solution and therefore their solubility increase with increase in the temperature in accordance to Le Chatelier's principle, as it clear in figure number 1a, the variation of sodium chloride and temperature is very small, though it is also increased. तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, ये देखो solubility of the solution, solubility of, this is the solubility of solute, solubility of solute in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। ये NaCl देखो बच्चों, ये NaCl, NaCl, NaCl। तो NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, NaCl की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे NaCl की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। इसी टाइप से देखो KCl की, ये टेम्परेचर हमने इस डायरेक्शन में हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, इस डायरेक्शन में हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, और इस डायरेक्शन में हमने वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, सोल्युबिलिटी लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है। तो सोल्युबिलिटी केसीएल की जो सोल्युबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, टेम्परेचर के साथ में बढ़ रही है। इसी टाइप से अमोनियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसी टाइप से सोडियम नाइट्रेट की बढ़ती है, पोटेशियम नाइट्रेट की सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सडनली उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये देखो बच्चों 20 पे, फिर 40 पे, फिर 60 पे, और 80 पे आते आते इसकी सोलिडिटी एकदम इंक्रीज हो जाती है। 80 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सोलिडिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। इसी टाइप से पोटेशियम आयोडाइड की, इसी टाइप से AgNO3 की। तो ये जितने भी हमने सॉल्ट देखे हैं बच्चों, ये सारे क्या है, आयोनिक, आयोनिक सॉल्ट है, सारे आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जनरली आयोनिक कंपाउंड को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर जब हम हीट बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को हम गर्म करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी सोलिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शनल केस भी है बच्चों, ये देखो सीजियम सल्फेट, Ce2SO4, Ce2SO4, सीजियम सल्फेट एंड लिथियम सल्फेट। तो लिथियम सल्फेट में और सीजियम सल्फेट के अंदर देखो, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये जो इसका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसी टाइप से सीजियम सल्फेट की जो सोलिबिलिटी है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिक्रीज होती है। इसका रीजन ये है कि सीजियम सल्फेट और लिथियम सल्फेट जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो ये कौन से प्रोसेस शो करते हैं बच्चों, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करते हैं। जब हम इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, कम होने के बजाय क्या होता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। वो पानी का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, जब हम इसको और ज्यादा गर्म करेंगे तो इसकी जो सोलिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी टाइप से कुछ ग्राफ और दिए हैं बच्चों, सोलिबिलिटी ऑफ द वेरियस कंपाउंड्स विद टेम्परेचर। तो ये डबल सोल्ट है बेटा, जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट FeSO4.7H2O, ग्रीन विट्रोल, फेरस सल्फेट। इनकी जो सोलिबिलिटी है, पहले टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो इनकी सोलिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर के बाद में इनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसे सोडियम सल्फेट की देखो यहाँ पे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनकी सोलिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में उनकी जो सोलिबिलिटी है वो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। इसी टाइप से कैल्शियम सल्फेट का दिया हुआ कैल्शियम क्लोराइड का दिया CaCl2.6H2O,
जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, CaCl2.4H2O के अंदर, और इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से और पानी के मॉलिक्यूल डिसअपीयर हो जाएंगे और क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड डेट डॉट 2H2O। इसकी सोलिडिटी पानी, इसकी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में इसकी सोलिबिलिटी भी बढ़ती है क्योंकि इसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस इसमें फेरस सल्फेट के अंदर है, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, FeSO4 डॉट 7H2O, ग्रीन विट्रोल। तो इसको टेम्परेचर बढ़ने के साथ में इसकी सोलिबिलिटी बढ़ती है और एक फिक्स टेम्परेचर दैट इज 61.8 डिग्री सेल्सियस, इसके बियॉन्ड अगर हम टेम्परेचर कर देते हैं तो इसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस टेम्परेचर रेंज को फॉर FeCl2 FeSO4 के लिए जो ये टेम्परेचर है 61.8 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर इसको बोल सकते हैं। इस टेम्परेचर के बियॉन्ड अगर हम इसका टेम्परेचर करते हैं तो इसकी सोलिबिलिटी कम होती है। इसी टाइप से सोडियम सल्फेट के लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो है 38.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारा हमने समझा दिया, सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट डिक्रीज व इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ये अभी हमने बताया था। और द सोलिबिलिटी शोस इरेगुलर बिहेवियर इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इरेगुलर बिहेवियर का और ट्रांजिशन टेम्परेचर का अभी हमने डिस्कस किया था, सोडियम सल्फेट का अभी हमने डिस्कस किया था। तो वही सारा इसमें लिखा हुआ है, या आप इसको पढ़ लेना। ये जो पीपीटी है मैं आपको शेयर कर दूंगा। देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पहले हमने बताया था बच्चों कि जो सॉलिड है उसके ऊपर अगर हम उसकी सोलिबिलिटी के, अगर किसी सॉलिड सोल्यूट को हम किसी लिक्विड के अंदर डिसोल्व करते हैं तो इसके ऊपर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इसकी सोलिबिलिटी के ऊपर कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट असर नहीं होता है, बहुत कम सोलिबिलिटी चेंज होती है, मतलब सोलिबिलिटी नहीं के बराबर होती है, अनअफेक्टेड होती है। अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो सोलिबिलिटी सॉलिड की लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो ये देख सकते हैं द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द, पहले हमने ये बताया था कि ये क्या रीजन है, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं बच्चों वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो प्रेशर का किसके ऊपर, सोलिबिलिटी के ऊपर कोई ज्यादा